एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब एंजी ने टीचर की बात करी थी। वो आगे कहती है, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त मेरी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। रैनियल कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम नहीं मरोगी। एंजी कहती है, लेकिन कैसे? रैनियल कहता है, अच्छा काम करके। एंजी कहती है, हाँ मैं समझ गई, लेकिन मुझे एक टीचर ढूंढना है। रैनियल कहता है कि तुम्हें ढूंढना है, इसका मतलब अभी तक तुम्हें कोई सही इंसान नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एंजी कहती है, क्या कहा? आप मुझे सिखाएंगे? रैनियल कहता है, क्या मुझे अपनी बात को दोहराने की जरूरत है? एंजी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरे लिए फक्र की बात है कि आप मुझे सिखाएंगे और एक बेस्ट हंटर बनने के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते, रैनियल ने जो मेडिसिन दी थी वो एंजी पर अच्छे से काम कर रही थी। एंजी सोचती है, पिछली रात रैनियल ने मुझे कोई दवा पिलाई थी और उसको पीने के बाद मैं तुरंत सो गई थी। हालांकि वो पूरी रात मेरे पास बैठा रहा था और सुबह होने से कुछ घंटे पहले चला गया था। फिर एंजी सिसाने से कहती है कि योर मैजेस्टी ने कब कहा था कि मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है? सिसाने कहती है, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। एंजी कहती है, अगर नहीं बताया तो तुम्हें पूछना चाहिए था। मुझे जल्दी तैयार होना होगा, रैनियल के वहाँ पहुँचने से पहले मुझे पहुँचना होगा। फिर वो ट्रेनिंग ग्राउंड पहुँचती है और कहती, शुक्र की बात है कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया। लेकिन तभी वहाँ पर रैनियल आता है और कहता है, ये मत कहना कि तुम अभी सोकर उठी हो, कितनी देर हो चुकी है, 10 बज गए हैं। तुम सच में कितनी ज्यादा लेजी हो। मैं यहाँ पर पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा था और देखो तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंजी सोचने लगती है, क्या मैंने एम्परर को 2 घंटे इंतजार करवाया? तभी रैनियल कहता है, ये बताओ कि तुम अपने हाथ में क्या पकड़ी हुई हो? एंजी कहती है कि मेरी ताकत से मैं प्रॉपर बो को नहीं संभाल पा रही और मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं उसकी स्ट्रिंग को खींचूं। लेकिन तभी रैनियल उसे एक नया बो दे देता है और कहता है, तुम ऐसे बो की तलाश क्यों नहीं कर रही थी जो तुम्हारी साइज का हो? एंजी कहती है, वो दरअसल शुरुआत में यही कह रही थी कि मुझे दूर रहकर निशाना लगाना है तो ऐसा बो चाहिए। और वो सोचने लगती है, ये बो कितना ज्यादा हल्का है, इसे पकड़ना भी कितना आसान है, वरना तो फर्क ही नहीं पड़ता था तुम कहाँ से निशाना लगाओ, जब तक कि स्ट्रिंग नहीं खींची जाएगी निशाना नहीं लगेगा। फिर वो रैनियल से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी। तभी रैनियल कहता है, क्या तुम्हें अभी भी बुखार है? लगता है जो पिछली रात मैंने दवा दी थी वो अभी तक काम नहीं करी। लेकिन एंजी तो ब्लश कर रही थी। रैनियल कहता है, चलो फिर शुरू करते हैं। एंजी सोचने लगती है कि मुझे इतनी ज्यादा देर हो गई, लेकिन ये फिर भी गुस्सा नहीं कर रहा। फिर 1 घंटे बाद देखते हैं, एंजी बहुत ज्यादा हाफ रही थी। रैनियल कहता है कि ये 67th बार है कि तुम मेरे हाथों से मर रही हो। एंजी सोचने लगती है, अरे यार, ये मेरे लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं है। आधे घंटे मेरे एरो चलाने के बाद रैनियल बहुत बोर हो गया। फिर वो अचानक से कहीं से तलवार ले आया और मुझे ब्लेड चलाना सिखाने लगा। रैनियल कहता है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सपीरियंस करना। एंजी सोचने लगती है, ये ऐसी ट्रेनिंग है जिसके अंदर ज्यादा थ्योरी नहीं है। रैनियल कहता है, तुम तो बहुत ओपनिंग दे रही हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि अटैक कैसे करना है। तभी एंजी उस पर अटैक करती है, लेकिन रैनियल उसके हाथ पर मार कर उसकी तलवार को छुटा देता है और वो कहता है कि मैं बार बार एक ही तरीके से तुम्हें हरा रहा हूँ, मुझे देखने के बजाय आखिरकार तुम मेरे अटैक को अवॉइड क्यों नहीं करती? एंजी कहती है, योर मैजेस्टी, मैं आपके अटैक को देख ही नहीं पा रही। रैनियल कहता है, क्या तुम अब ये कहना चाहती हो कि तुम्हें आंखों में भी कोई बीमारी है? एंजी सोचने लगती, बिल्कुल भी नहीं, तुम इतने ज्यादा फास्ट हो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो रैनियल से कहती है, यही वजह है कि मैं लॉन्ग रेंज अटैक करना सीख रही थी। रैनियल कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम शिकार से बहुत ज्यादा दूरी बना सकती हो? फिर एंजी बताती है, उसके बाद रैनियल मुझे सारे बेसिक्स बताने लगा। मैं अपनी कमर को हिलाकर इसकी रेंज कम और ज्यादा भी कर सकती हूँ और मुझे जब समझ नहीं आता रैनियल क्या कह रहा है तो वो बहुत कंप्लेन करने लगता। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो मुझे सिखाना बंद करने वाला है। रैनियल ऐसा इंसान है जिसे छोटी छोटी चीजें भी बोरिंग लगने लगती हैं, तो आखिरकार वो खुद को बोर कर कर मुझे इतना सिखाने में क्यों ध्यान दे रहा है। फिर वो रैनियल से कहती है, मुझे सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा वक्त ना जाया करूं। लेकिन तभी रैनियल उसके
सर पर हाथ फेरने लगता है। एंजी को समझ नहीं आता रैनियल ऐसा क्यों कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में एंजी बताती है एक्टलेस एम्पायर एक घास के मैदान की तरह है जहाँ पर अफवाहें आग की तरह फैल जाती हैं। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हंटिंग फेस्टिवल की जो बात है वो हर जगह नॉबल्स के बीच में फैल गई है। समर फेस्टिवल के दौरान हंटिंग ग्राउंड में हंट होने वाला है। शिकार बनने वाले हैं मार्कस और उसकी माँ, और हंटर बनने वाले हैं एम्परर, एम्प्रेस और मार्कस की बहन। अगर सिर्फ यही अफवाहों की बात होती तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात भी फैलने लगी कि मैं ट्रेनिंग करते हुए बेहोश हो गई थी और एम्परर ने मेरा ख्याल रखा, और एम्प्रेस को तलवारबाजी सिखाने के लिए एम्परर ने 2 घंटे इंतजार भी करा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एम्परर ने एम्प्रेस को एक नया बो भी दिया। एंजी सोचती अगर अफवाहें ऐसी फैलती रही ना तो फिर ये दूसरी कंट्री तक भी पहुंच जाएंगी, और ये अफवाहें कोई और नहीं बल्कि मेरी ही मेड फैला रही हैं। खैर मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती क्योंकि एम्प्रेस की जो अटेंडेंट्स होती हैं उनका यही काम होता है। सारी नेगेटिव बातों को छुपा दिया जाता है, बस उसे थोड़ा बदल कर, ताकि एम्परर और एम्प्रेस का रिश्ता लोगों के सामने पॉजिटिव नजर आए। हालांकि मैं जल्दी ही एम्पायर से भागने का प्लान कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए ही अनकंफर्टेबल होगा कि बहुत सारे लोग मुझ में दिलचस्पी ले। खैर अभी के लिए मुझे यही दिखाना होगा कि एम्पायर के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं। मेरा मतलब फ्यूचर किसे पता, क्या पता फ्यूचर में मुझे फिर से कोई लेडी जेकस मिल जाए। एंजी जैसे ही अपने रूम में आती है तो वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट रखे थे। एंजी कहती है कि ये क्या है। सिसाने कहती है कि ये सारे गिफ्ट आपके हैं योर मैजेस्टी। ऐसा लगता है कि कुछ हफ्तों से आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं। तभी निर्मा कहती है कि अफवाहों को कंट्री साइड तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। एंजी सोचने लगती है अब तो ये साफ साफ दिखा रही है कि ये मेरे साथ में है। अगर वो रॉबर्ट जेकस के लिए काम ना करती तो मैं उसे और ज्यादा पसंद करती। फिर वो एक लेटर को खोलकर कहती है कि ऐसा लगता है कि दूसरे लोग भी हंट देखने के लिए आने वाले हैं। वैसे ये बताओ सिसाने, हंटिंग ग्राउंड को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा। सिसाने कहती है मुझे लगता है कि कुछ दिन में वो पूरा हो जाएगा। एंजी सोचने लगती है अगर मैं अपनी पूरी कोशिश भी करूँ तब भी मैं मार्कस और उसकी माँ के खिलाफ नहीं जीत पाऊंगी। यही वजह है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी ताकि सब कुछ मेरे एडवांटेज में हो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं एंजी रैनियल के साथ ट्रेनिंग कर रही थी लेकिन फिर बहुत थक जाती है। रैनियल कहता है मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूँ तब मुझे इंसानों के दिमाग पर शक होने लगता है। एंजी कहती है आखिरकार मुझे कितने बार हारना पड़ेगा, 1000 बार या 10,000 बार। लोगों का मानना है जिनके पास नेचुरल टैलेंट होता है वो अच्छे टीचर नहीं बन पाते, लेकिन रैनियल तो काफी ध्यान देता है। वो ये भी बता देता है कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ। तभी रैनियल कहता है कि चलो हमें चलकर हंटिंग ग्राउंड देखना चाहिए। फिर वो लोग कासल के रूफटॉप पर आ जाते हैं और एंजी कहती है वाह यहाँ से नजारा कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी मुझे इस एम्पायर से कम की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे पता था कि इतना बड़ा होने वाला है। यहाँ से तो सब कुछ अच्छे से दिखेगा, यहाँ से तो वो चलाना भी बहुत आसान होगा। तभी रैनियल कहता है मुझे उम्मीद है तुम्हें इस बात का एहसास होगा तुम्हारी मदद के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। एंजी कहती है ऑफ कोर्स मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। रैनियल कहता है तो बताओ क्या तुम्हें हंटिंग ग्राउंड पसंद आया? पहले मुझे लगा था कि मैं जब तुम्हें इधर उधर भागते हुए देखूंगा तो मुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मुझे परेशान करेगी क्योंकि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत से सिखा रहा हूँ तो मुझे अपनी मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए। समर फेस्टिवल में मैं तुम्हें हंटर के तौर पर देखने का इंतजार कर रहा हूँ और उसके बाद विंटर में मैं तुम्हें शिकार के तौर पर भी देखने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में एंजी बताती है कि वक्त पलक झपकते ही निकल गया। हर सुबह रैनियल मुझे एक्सरसाइज करवाता था और फिर मुझे ट्रेनिंग भी करवाता था और देर रात तक रुककर मुझे समर फेस्टिवल की तैयारियों पर भी ध्यान देना होता था। वैसे ही काफी परेशान करने वाली बात है कि उस दिन के बाद से मैंने सिल्विया को नहीं देखा, लेकिन ये भी बात है कि मुझे ज्यादा आराम करने का वक्त भी नहीं मिला क्योंकि रैनियल अक्सर मेरी जगह पर मुझसे मिलने के लिए आता रहता था और जैसे ही रैनियल आता था सारी मेड्स यहाँ से दुम दबाकर भाग जाती थी। रैनियल कहता है मैं सोच रहा हूँ ये तुम्हारी बीमारी है या तुम और बोल्ट हो गई हो या फिर तुम्हें फिर से डर लग रहा है। एंजी सोचने लगती है कि मैं इसे हर सुबह देखती हूँ लेकिन फिर भी डरावना लगता है। रैनियल कहता है कि तुम एक खरगोश की तरह कमजोर हो और एक खरगोश की तरह डर भी जाती हो। ये बताओ आखिरकार तुम मुझे इस तरह से क्यों देखती हो? ऐसा लगता है कि तुम मुझे बताना चाह रही हो कि मैं अपनी बकवास बंद कर दूं। तुम तो सच में काफी ज्यादा बोल्ड हो चुकी हो एम्प्रेस। एंजी कहती है ऐसी बात नहीं है लेकिन बेहतर रहेगा अगर आप मुझे सॉफ्ट क्यूट रैबिट से
कंपेयर ना करे। लेकिन एंजी आगे कुछ कहती इससे पहले रैनियल उसे किस करने लगता है। एंजी सोचने लगती है आखिरकार इसे अचानक से क्या हो गया। रैनियल कहता फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सीख रही हो, तुम्हारी सीखने की गति बहुत धीमी है। हालांकि मुझे ये बात भी समझ आ जाती है कि तुम्हें क्या पसंद है। खैर कोई बात नहीं, आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। मैं जानता हूँ तुम किस बात की उम्मीद कर रही थी। एंजी ब्लश करने लगती है और सोचती है क्या कहा, मैं किस बात की उम्मीद कर रही थी। तभी रैनियल उसे एक नेकलेस पहना देता और कहता मुझे बताया गया था कि इसे खाली गले पर पहनना है। एंजी कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है, आपका शुक्रिया। रैनियल कहता है कि इसका कलर भी एकदम तुम्हारे बालों की तरह है। मैंने तुम्हें ये इसलिए दिया है ताकि तुम समर फेस्टिवल के दौरान इसे पहनो, लेकिन अगर तुम हंटिंग ग्राउंड में मर गई तो मुझे लगता है कि इसे पहनने का मौका किसी और को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, आखिरकार फेस्टिवल का वक्त आ जाता है। एंजी सोचने लगती है फेस्टिवल आ गया यानी हंट भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। जब से मैं इस नॉवल के अंदर आई हूँ मेरा एक ही मकसद है सरवाइव करना। मुझे थोड़ा वक्त और निकालना है, उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर वो तैयार होकर बाहर आती है और कहती है आज तो मुझे ज्यादा देर नहीं हुई। लेकिन तभी रैनियल उसे अपनी गोद में बिठा देता है और कहता है कि मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एंजी सोचने लगती है कि सबको ऐसा ही लग रहा होगा कि हम दोनों बहुत ज्यादा करीब हैं। रैनियल कहता है वैसे जब तुम हंटिंग ग्राउंड में जाओगी तो सबसे पहले क्या करोगी। एंजी कहती है सबसे पहले मैं हाई ग्राउंड में चली जाऊंगी ताकि सब पे नजर रख सकूं। रैनियल कहता है हमारी ट्रेनिंग के दौरान तुम एक बार भी मेरी तलवार से बच नहीं पाई। एंजी कहती लेकिन फिर भी मैंने 30 सेकेंड तक सरवाइव करा था। रैनियल कहता है तुम्हें पता है ऐसा क्यों, क्योंकि मैं तुम पर धीमी गति से हमला कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि चिल्लाकर बताया जाता है कि फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद एम्परर और एम्प्रेस की भी वहाँ पर एंट्री होती है। सारी प्रजा अपने एम्परर और एम्प्रेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सब लोग बैठे खाना खा रहे थे और रैनियल कहता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही। एंजी सोचने लगती है कि मैं हंट को लेकर इतना ज्यादा नर्वस हूँ कि मैं खाना नहीं खा सकती। तभी रैनियल उसे एक वाइन देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। एंजी सोचने लगती है कि ये ड्रिंक अलग नहीं है बल्कि इसका कलर भी काफी ज्यादा अलग है। रैनियल उसके पास आकर कहता है कि याद रखना कि तुम्हें इसकी आखिरी बूंद तक पीना है। तभी एंजी उस ड्रिंक को पीने लगती है। रैनियल कहता है कि तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है अगर मैं तुम्हें जहर भी पीने के लिए दूंगा तो तुम खुशी खुशी उसे पी जाओगी। उस ड्रिंक को पीने के बाद अचानक से एंजी की पूरी बॉडी जलने लगती है। रैनियल कहता है कि खुद को संभालो एंजी, क्योंकि जल्दी ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन तभी एंजी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। सब उसकी तरफ देखने लगते। एंजी कहती अचानक से यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों छा गया, तुम लोग अपनी दावत के मजे उठाओ। रैनियल कहता है कि क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा कि एम्प्रेस ने क्या कहा। तभी एंजी पागलों की तरह मीट खाने लगती है और कहती है वाह इसका टेस्ट तो कितना ज्यादा डिलीशियस हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन देखते एंजी तैयार हो रही थी और सोच रही थी उस वक्त मेरी बॉडी जल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शांत हो चुका है। मुझे बिल्कुल भी नर्वस महसूस नहीं हो रहा, इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। लेकिन तभी मेड उसके पास एक छोटी सी बॉटल लाती है और कहती है ये गिफ्ट आपको हिज मैजेस्टी ने भेजा है। ये जहरीले मेंढक से निकाला गया एक बहुत जहरीला जहर है। एम्परर ने कहा है कि आपको पता होगा कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और उस जहर को देखकर एंजी एक विलनस की तरह क्रीपी स्माइल कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हंटिंग ग्राउंड में बहुत सारे लोग आ गए थे। एंजी सोचने लगती है यहाँ पर ये लोग कुछ मजेदार देखने के लिए आए हैं, लेकिन काफी बुरी बात है कि ये लोग बाहर जो होगा उसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जितने भी शिकारी हैं वो हंटिंग ग्राउंड में छुपे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ आखिरकार मेरा स्वादिष्ट खाना जेकस फैमिली कहाँ पर होगी। तभी उसकी नजर सिल्विया पर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा घबरा रही थी। एंजी सोचने लगती है मेरी अटेंडेंट बनने के लिए इसे हंट करना पड़ेगा, लेकिन जो इसकी हालत है इसके लिए तो ये काफी मुश्किल लग रहा है। कुछ वक्त पहले जब ये अपने घुटनों पर आ गई थी तब मुझे इसे देखकर काफी तरस आ रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है अगर ये टास्क जीत जाएगी तो इसे इनाम मिलेगा और अगर ये ऐसा नहीं कर पाई तो ये बस मर जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर अपने एम्परर की एंट्री होती है। रैनियल कहता मैंने तुमसे बताया था ना कि तुम नहीं मरने वाली। एंजी सोचने लगती है आखिरकार इसने मेरी ड्रिंक में मिलाया क्या है। सबके स्टेटस के हिसाब से उनको अंदर भेजा जा रहा है। सबसे पहले सिल्विया जा रही है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, मुझे अभी के अभी अंदर जाना है, मेरी भूख बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि
इस वक्त मैं पूरी तरह से रैनियल बन चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो उसी रूफटॉप के ऊपर खड़ी हुई थी और सोच रही थी मेरी बॉडी काफी हल्की महसूस हो रही है और मेरी नजर भी काफी तेज हो गई है। मैंने उस जहर को एरो के ऊपर लगा दिया है जो कि रैनियल ने मुझे दिया था। फिर नीचे सिल्विया को देखते हैं जो कि एंजी से कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर लेडी जेकस आकर सिल्विया के बालों को पकड़ लेती है और कहती है मेरी बेचारी बच्ची, मैं तुम्हारा सीना चीर कर तुम्हारे दिल को एम्परर के सामने पेश करूंगी। तुम हमारी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस बन जाओगी और ऐसे मैं सरवाइव कर पाऊंगी। एंजी कहती है क्या जेकस फैमिली के पास भागने के लिए सिर्फ यही तरीका है? फिर वो निशाना लगाती है, लेकिन सिल्विया बीच में थी इसलिए एंजी का निशाना चूक जाता है। इस वजह से लेडी जेकस की नजर एंजी पर पड़ जाती है, लेकिन सिल्विया लेडी जेकस को पकड़कर गिरा देती है और कहती है माँ, आपने खुद को बचाने के लिए मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन मुझे भी तो जिंदा रहना है। फिर वो एक पत्थर उठाकर लेडी जेकस को मारने जा रही थी। वो उसे मारने लगती है और कहती है मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है। एंजी नीचे आते हुए सोचने लगती है रैनियल को काफी बुरा लगेगा अगर उसे पता चला उसने इतनी मजेदार चीज मिस कर दी। सिल्विया कहती है योर मैजेस्टी, ये आपका शिकार है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एंजी कहती है वाओ, तुमने तो बहुत अच्छा काम करा सिल्विया। फिर सिल्विया एक खंजर निकाल कर लेडी जेकस को मार देती है। वो बहुत ज्यादा कांपते हुए कहती है अब मैं जिंदा रह सकती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मार्कस आता है जो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखता है। एंजी उस पर निशाना साध देती है। मार्कस चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरी माँ के साथ आखिर क्या करा? एंजी निशाना मारती है जो कि सीधा मार्कस के कंधे पर जाकर लगता है। एंजी सोचती है कि भले ही टारगेट मिस हो गया हो लेकिन उसके अंदर जहर लगा है। लेकिन तभी एंजी को बहुत तेज दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी बॉडी टूट जाएगी। मौके का फायदा उठाकर मार्कस उसे धक्का मारता है जिस वजह से एंजी का बो एंड एरो छूट जाता है। एंजी सोचती है मैं क्या सोच रही थी, मैं यहाँ पर क्यों आई थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मार्कस उस पर हमला करने जा रहा था और कह रहा था मैं तुमसे अपनी माँ की मौत का बदला लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर रैनियल आता है जो तलवार उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। फिर वो एंजी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना, लेकिन ड्रग इसी तरह से काम करता है। वो तुम्हारी फिजिकल लिमिट को तोड़ देता है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ले आता है और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर थोड़े शब्दों में कहा जाए तो थोड़ी देर के लिए तुम मेरे जैसी बन गई थी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि इसका असर खत्म होने के बाद बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ने लगता है। यही वजह है कि मिलिट्री में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर रैनियल कोई ड्रिंक मुंह में डालता है और कहता है इस तरह से चेहरा मत बनाओ, ये सिंपल सी पेन किलर है। फिर वो अपने मुंह के जरिए एंजी को वो सारी पेन किलर पिला देता है। एंजी सोचने लगती है कि अचानक से मेरा दर्द काफी कम हो गया। रैनियल कहता है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मजा आया, जरा अपने सामने देखो तुमने कितने शिकारों को मार डाला। अब से तुम एक्टिलेस की एक सदस्य बन चुकी हो। तुम्हारे दोबारा पैदा होने की खुशी में आज रात एक दावत रखी जाएगी।